नमस्कार, मैं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यूपी में सीएम के नाम पर राजनीति उफान पर है। जी हां, उत्तर प्रदेश के बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 में बीजेपी चुनाव जीतेगी, इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व जिसे भेजेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी में लगातार मंथन चल रहा है। चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ हाल ही में दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसे लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एटा में दावा किया था कि पार्टी अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को बरेली में कहा था कि राज्य का आगामी विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये पार्टी संसदीय बोर्ड तय करेगी। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष आज से लखनऊ दौरे पर हैं। ये दूसरी बार है जब वो दौरा करने वाले हैं। इस दौरान बीएल संतोष सरकार के मंत्रियों से लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ 2022 के चुनाव की रणनीति तय करेंगे। हालांकि बीएल संतोष का एक ही महीने में दूसरी बार राजधानी लखनऊ का रुख करना अलग अलग तरह की चर्चाओं को हवा दे रहा है। अब सवाल यहाँ यह है कि आखिर 2022 का चेहरा कौन होगा। क्या 2022 में सीएम नहीं रहेंगे योगी आदित्यनाथ? क्या सीएम का चेहरा नहीं रहेंगे वो? और बीएल संतोष के लखनऊ दौरे के आखिर मायने क्या है? तो कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि नेतृत्व को लेकर क्या 2022 में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या फिर यहां पर परिवर्तन दिखाई देगा। जिस तरीके से हलचल तेज है। इस सियासी उफान पर आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 2022 जब आएगा, चुनाव जीतेंगे, उसके बाद चेहरा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजा जाएगा। जो भी आएगा स्वागत होगा। ठीक है, ओके सर। एक मिनट। दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार अब भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। यही कारण है कि चाहे उप मुख्यमंत्री मौर्य जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद जी हो, लगातार जिस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, किसके में नहीं लड़ना है, इससे पता चलता है कि किस तरह की सत्ता की वर्चस्व की लड़ाई है और सरकार किस तरह से साख हो चुकी है। जिनको यही नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में चुनाव होगा। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। अगर इस तरह का माहौल है तो आम जनता को क्या दे पाएगी योगी सरकार। यही कारण है कि कांग्रेस को उन आरोपों की पुष्टि होती है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की लड़ाई के साथ साथ बंदर मार चल रही हो। और यही कारण है कि सड़क से लेकर आम आदमी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं है और बिखरता हुआ उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की है, चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें जन्म दिया है। पानी वहां से आ रहा है, सभी लोग अलर्ट रहे हैं। अगर गांव में पानी जाता है, घुसता है तो तुरंत अपने जो रहने की जगह उसे चेंज। तो केशव के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान, क्या अब यहाँ पर सियासी जो हलचल यहाँ पर पैदा हुई है उत्तर प्रदेश में, सवाल यही बरकरार है कि आखिर यूपी में क्या योगी से नाराजगी चल रही है? यूपी का गहरा सियासी राज आखिर है क्या? क्या वाकई में 2022 में सीएम का चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल इस समय बरकरार है। जहां एक तरफ
प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ का दौरा बीएल संतोष का दूसरी बार ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। तो यहाँ पर सियासी हलचल मची हुई है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है उसको लेकर, तो क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ से नाराजगी चल रही है? तमाम जो नेता हैं और तमाम पदाधिकारी हैं, क्या उनकी नाराजगी है? संगठन को लेकर तमाम पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए बीएल संतोष लखनऊ दौरे पर हैं। यहाँ पर लखनऊ का दौरा करेंगे, पार्टी के तमाम नेताओं से, पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। सवाल यही है कि किसके नेतृत्व में आखिर बीजेपी 2022 में चुनाव लड़ने वाली है। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। क्या योगी आदित्यनाथ से किसी तरह की नाराजगी है? क्या अंदर कलह यहाँ पर दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से सवाल पिछले कई दिनों से बरकरार है। हालांकि पिछले दिनों जब सवाल उठे कि क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही 2022 का विधानसभा चुनाव पार्टी लड़ेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। परविंदर सिंह सपा नेता जुड़ गए हैं और प्रदीप भटनागर जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। बहुत स्वागत है आप दोनों का टीवी 100 पर। सबसे पहले प्रदीप जी, आप ही से सवाल है कि आखिर जो सियासी बवाल यहाँ मचा हुआ है, क्या और किसके नेतृत्व में 2022 का चुनाव बीजेपी लड़ने वाली है? जी जी बिल्कुल, 2022 का चुनाव और ही प्रदेशों के अंदर है, उत्तर प्रदेश में भी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, उसकी भी तैयारी चालू हो चुकी है और हम लोग अपने काम में जुड़ गए हैं। देखिए, ये जो प्रदेश नेतृत्व है या दिल्ली नेतृत्व है, उनका काम है चुनने का कि उन्हें क्या करना है। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के अगर नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी भाजपा तो बिल्कुल कोई दिक्कत और दोहराई नहीं है। जो माननीय अध्यक्ष जी कहे वही सर्वोपरि होता है, ऐसा कुछ नहीं। जी देखिए, ठीक है, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, उनकी राय हो सकती है, मगर जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है वो चीज मान्य है। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही 2022 का चुनाव पार्टी लड़ेगी, तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान, इसे कैसे देखा जाए? परमिंदर जी देखिए, नमस्कार। मुझे कुछ ना जी, परमिंदर जी से। अच्छा, पूजा जी मैं बोलूं? जी पूजा जी, देखिए 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर घमासान भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विधायक और बहुत सारे मंत्री आदरणीय योगी जी की, मुख्यमंत्री जी की शैली से बहुत नाराज हैं। इसलिए बार बार जो है प्रभारियों को लखनऊ भेजा जा रहा है। और अब कितना भी कुछ कर ले भाजपा के लोग, अब बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा की जो सरकार रही 4.5 साल, इन्होंने काम के नाम पर कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने का काम किया इनके मंत्रियों ने, इनके विधायकों ने और इनके मुख्यमंत्री ने। तो अब जनता ने इन्हें हटाने का मन बना लिया है। इसको लेकर जो है भाजपा के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट पैदा हो गई है, जब ही जो है वो बार बार अब दिल्ली से प्रभारी उत्तर प्रदेश के अंदर भेजे जाते हैं। और आप देख रहे हैं, ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये तो भाजपा के जो चुने हुए मंत्री हैं, उनकी सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, आए दिन कोई ना कोई पत्र जो है वायरल हो जाता है। तो योगी जी की कार्यशैली से हर कोई परेशान है। और देखिए, ये भाजपा का एक अपना आंतरिक मामला है, वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब योगी जी मुख्यमंत्री रहे तो उन्हें उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा 2022 के चुनाव में। प्रदीप जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या जो तमाम वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि विकास की गंगा बहा दी गई है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा रहा है, वो सिर्फ कहने की बातें थी? जिस तरीके से अंदर खेमे की जो खबरें सामने आ रही हैं लगातार, कोई कहता है संसदीय बोर्ड ये तय करेगा कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा अगर बीजेपी जीतती है, फिर कोई कहता है कि जो है योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में
मतभेद आखिर क्यों है, क्या वजह इसकी मानी जाए? देखिए, ये कोई समाजवादी पार्टी पारिवारिक या कांग्रेस पारिवारिक पार्टी नहीं है जो बंद कमरे में बैठ कर चाचा भतीजे और अच्छा, राजनाथ सिंह जी के जो बेटे नोएडा से विधायक है वो कौन सा? आ रहे हैं परविंदर जी, आ रहे हैं। आग लग गई आपके? नहीं, ये परिवारवाद का इल्जाम पे लगाते हैं। फिर बीजेपी के कितने जो दामाद हैं वो परविंदर जी पार्टी में दखलंदाजी नहीं करते, केवल स्टेटमेंट देते, दखलंदाजी नहीं करते नेताजी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चीज के बारे में दूसरी चीज क्या है, मैं आपको बताइए। देखिए, माननीय मोदी जी ने कहा है कि अगर संसदीय बोर्ड या शीर्ष नेतृत्व अगर निर्णय लेगा कि चुनाव बिना घोषणा के होना है या घोषणा के होना कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कोई होगा, उस पे काम होगा। अगर नहीं तो क्या योगी आदित्यनाथ से भरोसा उठ गया है क्या? नहीं, ऐसा भरोसे कोई बात नहीं है। आदरणीय योगी जी ने बहुत अच्छी सरकार चलाई है और सबके मुंह पे ताला लगा दिया है, सबके मुंह में दही जमा दी है। नहीं, अगर ताला लगा दिया है तो फिर अलग अलग बयानबाजी क्यों, वो भी आप ही की पार्टी की। ये बात इन्होंने ठीक कही कि सारी फैक्ट्रियों पे ताले लग गए हैं, सारे रोजगार पे ताले लग गए हैं। काम तो इतना अच्छा किया योगी जी ने। चलिए ठीक है, सारे परविंदर जी रोजगारों पर ताले लग गए हैं। जी परविंदर जी लौटेंगे आपके पास। जी प्रदीप जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद। पूजा जी, अगर डिबेट चेंज करनी है तो मैं समाजवादी पार्टी पे आ सकता हूँ। नहीं और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें मुझे पता है, उसकी बढ़िया बढ़िया बातें बोलूंगा कि परविंदर जी या तो माइक छोड़ के चले जाएंगे या फिर चिल्ला जाएंगे। छोड़ने वाले लोग हम नहीं है, छोड़ने वाले लोग आप हैं। चलिए प्रदीप जी परविंदर जी मुद्दे पे आते हैं। जी, सवाल ये है कि आखिर ये सस्पेंस क्यों बरकरार है, क्यों कई तरह के मंत्री नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं? क्या सब कुछ ठीक नहीं है जिसकी वजह से अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं? नहीं, आप उधर यहाँ गलत है। आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि वो संसदीय बोर्ड कर सकता है इस बात को। तो अगर मुख्यमंत्री ने कहा है, संगठन है बहुत बड़ा, भाजपा है ये बाप बेटे की पार्टी नहीं है। शीर्ष नेतृत्व अगर करेगा मोदी कि भैया भाजपा परविंदर जी एक मिनट। परविंदर जी देखिए, आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा। परविंदर जी आप एक सभ्य नेता बने, सभ्य प्रवक्ता बने, प्लीज। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आप सुने मेरी बात को। मैं आपसे जो सवाल जो आप पूछेगा वही बोलूंगा मैं। देखिए पूजा जी, क्या है, जो पार्टी नेतृत्व कहेगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बिना मुख्यमंत्री घोषणा के होना तो वो होगा। और अगर संगठन भाजपा कहता है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उनके नाम पे चुनाव होगा तो वैसा होगा। हमारे यहाँ जो नेतृत्व तय करता है वो काम होता है, यहाँ को चाचा भतीजे या बाप बेटे नहीं तय करते। नेतृत्व तय करेगा, देखिए प्रदीप जी, नेतृत्व तय करेगा वो ठीक है, लेकिन अलग अलग बयानबाजी वो नहीं समझ पा रहे। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर दोबारा चुनाव लड़ा जाएगा 2022 का, और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं संसदीय बोर्ड फैसला लेगी, स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ और कहते हैं। तो ये तीनों बातें अगर अलग अलग, तीन नेता अगर अलग अलग बातें करेंगे, वो भी एक ही पार्टी के, आप ही के पार्टी के, तो फिर यहाँ पर सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्या सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल अपने आप उठ रहे हैं। ठीक है, आपके पास आऊंगी मैं प्रदीप जी आऊंगी मैं आपके पास। परविंदर जी, क्या होता है भारतीय जनता पार्टी में ना, जिला स्तर मंडल स्तर तक जो नेतृत्व होता है ना पार्टी का, उनसे सलाह मशवरा होता है, बाकायदा बैठकें होती है और उसमें सलाह मशवरा होकर वो आगे तक जाता है। तो बयान तो एक देना चाहिए ना, अगर सलाह मशवरा हो रहा है, ठीक है, आप बातचीत हो रही है संगठन के तौर पर। अगर आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी को अगर उनकी एडवाइस को जो उन्होंने मीडिया को बोला, अगर आपसे कहीं और घुमाना लेके जाना चाहते तो पीछे बैठ पूछ सकता। देखिए, हम तो कहीं और नहीं ले जा रहे, उन्होंने जो कहा है हम तो बस वही पूछ रहे हैं कि आखिर अलग अलग नेताओं के, आप ही की पार्टी के अलग अलग बयान क्यों है? आपके पास आऊंगी मैं प्रदीप जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी। पहले एक कमेंट ले लेता हूँ परविंदर जी से। जी देखिए पूजा जी, मैं एक बात आपसे कहूंगा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जी वाकई बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छी सुनाया, अखिलेश जी पे बहुत बढ़िया सुनाया। बिल्कुल, अखिलेश जी और मुलायम जी पे बड़ी अच्छी बैठती है, बिल्कुल बहुत अच्छी सुनाया। अरे भाई, आप मुलायम जी, अखिलेश जी, जितने काम अखिलेश जी ने सरकार में रहते हुए कर लिए, उसके तो ये नखून बराबर भी काम नहीं कर पाए आपके योगी जी। योगी जी के पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि नफरत कैसे फैलाएं। अगर अखिलेश यादव ने काम किया था तो फिर जनता ने उन्हें दोबारा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया, ये भी सवाल बरकरार है। मेरी सुनिए, जनता को हमारी जो उत्तर प्रदेश की जनता थी उसे बहका कर इन लोगों ने वोट लिया, उनसे झूठे वादे कर वोट लिए गए। ठीक है प्रदीप जी आ रहे हैं। जी
प्रदीप जी कह रहे हैं 5 काम गिना दीजिए जिससे आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी 18 कि आपकी सरकार आ सकती है। देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे किसने बनाया? 55 लाख औरतों को पेंशन देने का काम किसने किया? 100 नंबर जो गाड़ी पुलिस की थी वो किसने चलाई? महिलाओं के लिए जो जच्चा बच्चा की जांच थी वो किसने शुरू कराई? अगर मैं काम गिनाने पे आ जाऊं तो आपको एक दिन लग जाएगा अखिलेश जी के काम गिनाने पे, लेकिन आप योगी जी के 5 काम मुझे गिनवा दो। चलिए, उन्होंने तो मुझे 5 गिनवा दो। ठीक है, उन्होंने तो अपने काम गिनवा दिया। प्रदीप जी, आपको क्या लग रहा है कि वो कौन से 5 सबसे अच्छे और सबसे बड़े कार्य आपकी सरकार में किए गए हैं जो आप 2022 में लेकर जाना चाह रहे हैं? 1 मिनट पूजा जी 1 मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ। जी पूजा जी 1 मिनट। देखिए, मैं इस सरकार की 2 योजनाओं की बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। एक तो हमारे 2 अंबानी जी और अडानी जी, और दूसरी है पकौड़ा योजना और भगोड़ा योजना। उद्योगपतियों को पैसा दिलवाओ और उन्हें विदेश भगाओ। तो भाजपा के पास जो ये वाली नीतियां हैं ना और जो इनके प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छी तरीके से चले हैं। ये योजनाएं जो है पकौड़ा योजना, भगोड़ा योजना, ये बहुत अच्छी तरीके से चलाई है। बड़ी गंभीर बात कही है प्रदीप जी, परविंदर जी ने। नहीं, बिल्कुल जी। चलिए मैं बता देता हूँ, दोनों बताऊंगा, पहली बात बताऊंगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी ना, जब 2017 के अंदर, तो जरा ये महाशय जो बैठे समाजवादी पार्टी के नेता सफेद कुर्ता पजामा पहने, तो थोड़ा सा बताएं कि कितना धन छोड़ के गए। पहले तो अपनी भाषा ठीक करिए, गली के गुंडे की तरह बात मत करिए। माना योगी जी गुंडे हैं, आप गुंडे की तरह बात मत करिए। गुंडे तो आप हैं, आपका मुख्यमंत्री गुंडा है। देखिए, प्रदीप जी, परविंदर जी, देखिए शब्दों की मर्यादा देखिए, शब्दों की मर्यादा बिल्कुल बनाए रखिए। समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में भी देखी, चलिए ठीक है, मुद्दे पर आते हैं परविंदर जी। मुझे भी मैं आपको बता रहा था, जब 2017 में सरकार आई थी तो इतना कर्जा था कि विकास के लिए पैसा नहीं था। जो रोड के जो गड्ढे भर रहे थे ना, वो कैसे फंड से करता है वो पता है बीजेपी को। वित्त निगम ने मना कर दिया था, भारतीय वित्त निगम ने कर्जा देने के लिए उत्तर प्रदेश के नाम पे। उस विकास को लेके ना कैसे काम करना, कैसे शुरुआत करी, आप बताता हूँ आपको मैं। जब वित्त निगम ने बात कर, एमएसएमई कृषि को आगे लेके आए अपने काम के लिए। पहली चीज बताऊं, तो इनके टाइम में 49,000 करोड़ रुपए आता था जीएसटी, उसको 1 लाख करोड़ रुपए करा। ठीक है, इसी प्रकार दसियों योजना चला के प्रदेश के विकास के लिए पैसा इकट्ठा करने का काम किया। इनके टाइम में 8 से 10 करोड़ रुपए आता था रजिस्ट्री का, जो स्टाम्प पेपर बिकता है। आज 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है। इन पे आंकड़े नहीं हो गए तो आपको। पहली चीज, आज जितनी भी योजना चल रही, जब ये गए थे ना ये लखनऊ एक्सप्रेस पे, ये अधूरा छोड़ के चले गए थे 50 किलोमीटर का, जो पूरा करा बाद में। ठीक है, जो इन्होंने 250 जो चालू करने की जो बात करते हैं ना ये, मगर 250 तो लाए थे, मगर 250 के अंदर कभी भी कंप्यूटराइज या उसमें लैपटॉप या प्रिंटर या जैसे क्या नाम टैब कहते हैं, वो योजना ली, वो लाए नहीं थे। हाईटेक तो बनाना चाहा, उसको हाईटेक बनाया। थाने अधूरे पड़े थे जो उन्होंने छोड़ के चले गए थे, क्यों? फंड ही नहीं था। इन्होंने योजना लोगों को चलाई थी लैपटॉप की कि हम जीतेंगे तो लैपटॉप देंगे, वो भी एक समुदाय को देंगे। मगर 18 लाख लैपटॉप भी समुदाय को दिए। अच्छे नेता है, मत करिए परविंदर जी। अरे सुनिए परविंदर जी, आप योजना बता रहा हूँ मैं, तो आपकी योजना तो बता नहीं रहा जी। हाँ, आप क्या नाम ये लाए, अब उसके बाद लैपटॉप वाली योजना बताइए। मैंने आप थाने की बात करते हैं, इन्होंने थाने में 100 टाइम तो लाए, उसमें भी घोटाला था, ये भी पता है कि उसे हाईटेक नहीं बनाया। आज आपके उत्तर प्रदेश के करीब करीब 14,000 कुछ थाने आज हाईटेक है, सीसीटीवी कैमरे लगे लोडेड हैं, उनपे कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है और सारी की सारी चीजें लखनऊ से प्रसारित होती है। आप अगर 100 नंबर पर अगर फोन करेंगे, आपकी कंप्लेंट सुनने के बाद घंटे में 4 घंटे में अगले दिन आपके फोन आएगा जो आपने 100 डायल पे 1112 पे आपने जो कंप्लेंट करी थी, आपका क्या कारण क्या हुआ, आपकी सुनवाई हुई या नहीं हुई, ये तक हुआ। आप चीजें बताइए, बिल्कुल अच्छी बात है। मगर कहीं आप ये तो छोड़ के जाते, आप अगर छोड़ के उत्तर प्रदेश की बिजली को आप राजनीति करते थे, आप उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग का 10,000 करोड़ कर्जा करके चले गए, वो कौन देता? आते हैं आप दूसरी चीज पर आते बताता हूँ आपको मैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 79 जिलों के अंदर बिजली पहुंच चुकी है पूर्ण रूप से, और आज की डेट में कहीं कहीं 18 घंटे 16 घंटे 24 घंटे 20 घंटे बिजली आती है। 1 लाख जी 79 जिले उत्तर प्रदेश में कहा है? सॉरी, मैं तुझे लास्ट खत्म करूंगा। एक मिनट प्रदीप जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यूपी में 79 जिले कहाँ हैं? 75 है या 79 है? इनके हिसाब से 79 होंगे ना। सुनिए मेरे आप जिला जो
जिला स्तर पे बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहाँ बिजली नहीं थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 1,46,00,000 लोगों को जो गरीब स्तर के उन्हें मुफ्त बिजली दी गई है। हाँ, जो सरकार ने काम किया है। और जो भी विकास है, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे हो या पूर्वांचल का हो, वो भी कंप्लीट पे है, हो रहा है। 4 राज्य के 4 जिले के अंदर मेट्रो भी चालू है और मेरठ वाली बनी रही है जो 2022 में चालू हो जाएगी, जो सबसे हाईटेक होगी। रंजीत सिंह प्रधान का फोन आ रहा है। पहली चीज देखिए, विकास की बात और करता हूँ तो मैं आज कम से कम 25,000 सोलर पैनल लगवा चुके। सोलर पैनल जी, बस आ रहे परविंदर जी, खेतों के अंदर पानी के लिए सोलर पंप लगा चुके। इनका झूठ कब तक सुनते रहोगे? ठीक है। अरे परविंदर जी, आप यहाँ करेंगे उत्तर प्रदेश के हाईवे पे 24 घंटे में होती है। चलिए ठीक है परविंदर जी, बस आ रहे हैं आपके पास जी। सोलर पैनल ऊर्जा 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए प्रदीप जी, उसके बाद मैं परविंदर जी के पास जाऊंगी। जी परविंदर जी। पूजा जी, क्या मैं बोल सकता हूँ? जी जी। पूजा जी देखिए, एक तो हमारे भाजपा के नेता साथी को ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिले कितने हैं, तो इन्हें आंकड़ों को क्या पता होगा। देखिए, आंकड़ों के खेल में ये लोग माहिर हैं, झूठ बोलने में ये लोग बहुत माहिर हैं। चेक कर सकते हैं आप, सब कुछ हमने ओपन कर रखा है। परमिंदर जी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इस बात से कैसे बचेंगे प्रदीप जी कि आपने 79 जिले कहा, ये तो आप मानेंगे ना? नहीं, मैंने ये कहा, ठीक है, मेरी एक जबान एक मिस हो गई। मैंने जिला स्तर से इतने जो बड़े क्षेत्र है, मैंने जो कहना चाह रहा था, ठीक ठीक है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, सब ओपन है भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, आप परविंदर जी की बात पूरी होने दीजिए। जी परविंदर जी। पूजा जी देखिए, एक तो मेरे काबिल दोस्त से ये कहिए कि जैसे मैंने उन्हें सुना वो मुझे सुने। जी जी बिल्कुल। उन्होंने योजनाओं के बारे में बताया, मैंने ये कहा कि अगर हमने कोई घोटाले किए होते तो 4.5 साल से क्या योगी जी पान में कत्था लगा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में बैठ के। अगर हमने कोई घोटाले किए हो तो हमें जेल भेजा जाता। भाई आपको अब देखो यार, बोलने तो दो भाई, अर्नब गोस्वामी वाली बीमारी बहुत है भाई, सुनते नहीं हो भाई किसी की। अब ये कर रहे हैं पूजा जी बिजली की बात। मैं भाजपा सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि कितने यूनिट का उत्पादन अखिलेश जी के जाने के बाद भाजपा की सरकार ने किया और कितने सब स्टेशन बिजली के सरकार के द्वारा बनाए गए, उसका हमें आंकड़ा दे दें अभी के अभी। ये कह रहे हैं कि साहब हमने आपदा जो है, परिवर्तन जो आपदा का जो डिजास्टर जो होता है उसके लिए फंड रिलीज किया। ठीक है जी, तो कोरोना काल के अंदर वो हमें फंड दिखा क्यों नहीं? लोग जो ऑक्सीजन से मर गए तो आपदा का फंड गया कहाँ? ठीक है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये कहते हैं कि एक्सप्रेस में हमने जो है अधूरा छोड़ दिया। अगर हमने कोई चीज अधूरी छोड़ी तो वो चालू कैसे हो गई? आप मेरी 3 चीजों का जवाब। और मैं तो अपने काबिल दोस्त से पूछ रहा हूँ कि कोरोना काल के अंदर जो इन्होंने फंड रखा था आपदा के लिए, कितना गरीब लोगों का बिजली का बिल छोड़ा गया, कितने बच्चों की स्कूल की फीस माफ की गई, गरीब आदमी के लिए क्या किया गया, आप मुझे बता दो। बिजली के क्षेत्र में कह रहे हैं हमने बहुत काम किया। अभी तो हमारे काबिल दोस्त को ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिले कितने हैं। 69 जिले बता दिए। उन्होंने स्वीकार तो कर लिया जी, उन्होंने स्वीकार तो कर लिया कि जबान उनकी फिसल गई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल कई तरह के बरकरार हैं कि आखिर 2022 में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, विकास के क्या काम किए गए हैं, ये समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, सब अपने अपने काम गिना रहे हैं कि अपनी सरकार में क्या कुछ काम किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतनी ही विकास की गंगा बहाई गई तो फिर अखिलेश यादव को दोबारा जनता ने क्यों नहीं चुना? और योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर विकास की गंगा बह रही है तो फिर आने वाले चुनाव को लेकर इतना सस्पेंस क्यों बरकरार है पार्टी में? इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।